नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां कानपुर में एक मुस्लिम रिक्शे वाले को पीट कर जय श्री राम बुलवाने के आरोप में 3 आरोपी पकड़े गए, लेकिन तीनों को थाने से ही जमानत मिल गई। बजरंग दल के लोगों ने आरोपियों को छुड़ाने के लिए कल देर रात तक डीसीपी दफ्तर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। जिस रिक्शे वाले को पीटा गया था, उसका परिवार इस कांड से दहशत में है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट। ना यहाँ कहीं लंका है और ना ही हनुमान जी, लेकिन यहाँ भी किसी बेगुनाह को सरेआम पीटने के आरोपियों को छुड़ाने के लिए उनका ही नाम लिया जा रहा है। बजरंग दल कानपुर के हिंदू समाज को आश्वस्त करता है कि किसी भी के द्वारा अगर हमारे धर्म पर आघात किया जाएगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शांत बैठने वाला अब नहीं है, क्योंकि अब यह मुगलों का काल नहीं, अब यह भगवान राम की धरती है और अब हम जहां जी रहे हैं वहां पर राम राज स्थापित होने वाला है। जिन्हें छुड़ाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी, वही इस कांड के आरोपी हैं। वे सरेआम एक मुस्लिम रिक्शे वाले अफसार को पीट कर उससे जय श्री राम बुलवाते रहे। उसकी मासूम बच्ची बाप की पिटाई देख चीख कर रोती रही। अफसार पे ना कोई आरोप है, ना कोई एफआईआर। उनका कसूर बस इतना है कि वो उस महिला के देवर हैं जिनसे उसके एक हिंदू पड़ोसन का झगड़ा है। इस कांड से पहले बजरंग दल ने वहां एक सभा की और ये ऐलान किया, हम हिंदू समाज को आहत नहीं होने देंगे। हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए स्वयं सक्षम हैं। अगर हमारा हिंदू परिवार किसी भी प्रकार से परेशान रहेगा, हम उसके लिए खड़े हैं। अफसार की पिटाई की तस्वीरें टीवी में देखकर गांव में रहने वाली उसकी मां घबराकर कानपुर भाग गईं। मां बेटा मिले तो लिपट कर खूब रोए। अफसार की पत्नी कहती हैं कि बाप की इस तरह सड़क पे पिटाई से उनकी बच्ची पे बहुत बुरा असर हुआ है। बच्चे दस्तिया गई, एकदम दहशत घुसी है उसके शरीर में। खाना पीना बिल्कुल नहीं खा रही है, न खेल रही है, न पहली नमाज चटक फटक है बच्ची को मेरे। वो डर रही है कहीं हम लोग को मान न दे अकेला। कानपुर की कच्ची बस्ती में झोपड़पट्टियां हैं। इनमें कुरेशा और रानी पड़ोसी हैं। एक रोज कुरेशा का बेटा ई रिक्शा से घर आया तो रिक्शे वाले से उसका पहिया रानी के दरवाजे से लड़ गया। उसी से झगड़ा शुरू हुआ था। 12 जुलाई को कुरेशा ने रानी और उनके पति पर मारपीट की एफआईआर लिखवाई थी। 31 जुलाई को रानी ने कुरेशा के 3 लड़कों पर छेड़खानी की एफआईआर लिखवाई। बाद में रानी ने आरोप लगाया कि उनकी पड़ोसी कुरेशा उनसे कह रही हैं कि तुम मुसलमान हो जाओ और अपना धर्म हमको 20,000 में बेच दो। लोग कह रहे अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। हम नहीं आ रहे तो कह रहे 20,000 रुपया ले लो, धर्म बेच दो। धर्म नहीं बेच रहे तो कह रहे तुमको रहना दुश्वार कर देंगे, वहाँ डरेंगे, जान तो मार देंगे। जिन कुरेशा से रानी का झगड़ा है, वो छोटी बस्तियों में घूम कर चूड़ी बेचने का काम करती हैं। झगड़े की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया है। कुरेशा कहती हैं कि उनके ऊपर पैसे से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है, लेकिन उन्हें इन सब से क्या मतलब। या हमें सब्जी लाने को तो पैसा है नहीं है, तो हम इनका 20,000 कहाँ से दे देंगे। हमारे जब खाने का तो है नहीं है, हम 20,000 कहाँ चुका करें बता। अच्छा है, अब ये झूठी है जब कबूती तो ये सब कही रहे हैं आदमी। एक गरीब रिक्शे वाले के साथ जो कुछ हुआ, हो सकता है इससे पोलराइजेशन में मदद मिले, हो सकता है इससे राजनीतिक लाभ भी हासिल हो, लेकिन किसी गुंडागर्दी में भगवान का नाम इस्तेमाल करने से ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। कानपुर में अरुण अग्रवाल, आलम और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। असम विधानसभा में विपक्ष के बहिष्कार के बीच मवेशी संरक्षण बिल 2021 पास हो गया। नए कानून के तहत अब राज्य में गोवंश के वध पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा राज्य में मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में मीट की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। दूसरी जगहों पर भी मीट के कारोबार के लिए लाइसेंस और सरकार की अनुमति जरूरी होगी। साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में मवेशियों को मारने के लिए नहीं ले जाया जा सकेगा। इसके परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अगर कोई कृषि गतिविधियों के लिए ले जाना चाहता है तो उसे अनुमति लेनी होगी। नए कानून का उल्लंघन करने पर 3 से 8 साल तक की सजा हो सकती है। Henceforth, no slaughter can take place or sale purchase of beef can take place within 5 km radius of any monastery and temple.
Also, wherever there are substantial non-beef eating people are there, mainly Hindu, Sikhs, Buddha, Jains peoples are there, in that locality, even if there are Muslim people, they will not consume beef. So these are the two important pillars of this new bill. You see, we brought about some amendments. We respect the sentiments of other religions. The bill has brought about the ban of slaughter of cow, but along with cow, they have brought out the bill for prohibition of slaughter of bulls and other which are not cow, non-cow. So we brought about some amendments for rectification of the bill, but the government is not at all in a mood to go for the amendment. आज असम असेंबली के बजट सत्र का आखिरी दिन था और आखिरी दिन असम का जो गौ सुरक्षा कानून है, जो नया कानून राज्य सरकार लाने के लिए ये जो बजट अधिवेशन है उसके पहले दिन उन्होंने टेबल किया था, उस कानून को आज असम असेंबली ने पास कर दिया, जबकि अपोजिशन पार्टीज़ ने वॉकआउट किया था क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ ने इस कानून में 75 अमेंडमेंट्स लाने की बात की थी और अपोजिशन पार्टीज़ का ये डिमांड था कि ये जो ड्राफ्ट बिल जो है इस कानून का उसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए इसको स्टडी करने के लिए, मगर सरकार इसमें सहमत नहीं हुई। इसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया और सरकार की मेजॉरिटी है और बिल पास हो चुकी है। अब ये कानून बनने वाला है और ये जो नया कानून है इसके चलते असम में जो कैटल के ट्रांसपोर्टेशन और बीफ के सेल के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। अब असम में किसी भी तरह का कैटल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा परमिट के बिना। इंटरस्टेट राज्य के अंदर भी परमिट चाहिए और असम के बीच से उत्तर पूर्व में बाकी जगह पे जो ट्रांजिट में कैटल सप्लाई होती है उसको भी परमिट के बिना असम के रास्ते वो नहीं जा पाएगी। इसके साथ साथ अब कैटल का जो स्लॉटर है वो सिर्फ लाइसेंस स्लॉटर हाउस उनको ही वही कर पाएंगे और इसके लिए भी सरकारी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ जो बीफ का सेल है उसके ऊपर भी कुछ पाबंदी लगाई गई है, जैसे जो हिंदू, सिख, जैन जो डोमिनेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे बीफ की सेल नहीं हो सकती है या फिर बीफ प्रोडक्ट की सेल नहीं हो सकती है। मंदिर और जो नामघर है और जो क्षत्रज है, वैष्णवाई क्षत्र है असम में, उनके 5 किलोमीटर रेडियस में कोई बीफ की सेल या फिर बीफ प्रोडक्ट की सेल नहीं हो पाएगी। अगर एक एग्जम्पशन दिया गया है वो है रिलीजियस फेस्टिवल में जो कैटल स्लॉटर वो हो सकता है। इसके साथ ही इसके साथ एक प्यूनिटिव एक्शन भी है, इसमें स्ट्रिंजेंट प्यूनिटिव एक्शन की बात कही गई है क्योंकि ये जब कानून बन जाएगा इस कानून के तहत जो लोग कन्विक्टेड होंगे उनको 3 से 8 साल की सज़ा हो सकती है। तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है, जबकि अपोजिशन का ये दावा था कि ये जो लॉ है इसके चलते असम की जो रूरल इकोनॉमी है वो हिट होगी। इसके साथ अपोजिशन के कुछ एमएलएज ने तो ये भी एलिगेशन लगाया था सरकार के ऊपर कि किसी तरह सरकार जो खाने के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लाने की कोशिश कर रही है, मगर सरकार ने इन बातों का खंडन किया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जो कि इस डिबेट में पार्टिसिपेट किए, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी को कोट करते हुए कहा है कि एक बार महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि जो गौ सुरक्षा है वो हिंदुइज्म का सबसे बड़ा गिफ्ट है वर्ल्ड के लिए। तो इस तरह से अब कैटल सुरक्षा कानून जो है ये पास हो चुका है असम में और अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है। उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन 22 से 30 अगस्त के बीच हो सकता है। एयरपोर्ट बनाने के लिए 8 गांवों के लोगों का विस्थापन हुआ है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि आनन फानन में उनके पुश्तैनी मकान तोड़ दिए गए, लेकिन नए मकान को बनाने का वक्त नहीं मिला, लिहाजा सैकड़ों लोग किराए पर रहने को मजबूर हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट की चमकदार तस्वीर दिखाने से पहले हम आपको जेवर के रोही गांव ले चलते हैं। सैकड़ों साल पुराने इस गांव में हनुमान जी की मूर्ति, पुराना सरकारी स्कूल और कुएं का चबूतरा ही बचा है। बाकी सारे पुश्तैनी मकान जमींदोज हो चुके हैं। 62 साल के ओम प्रकाश अब पुराने मकान के मलबे के बीच खड़े होकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। यहाँ हमारी 700 गज जगह थी,
700 मीटर हाँ। और वहाँ में लिए 300 मीटर। तो बताइए ये हमारी यहाँ से देखो वहाँ तक हो, पेड़ों से और आगे तक और वहाँ तक है, वहाँ खम्मा तक। जेवर एयरपोर्ट के लिए 8 गांवों का अधिग्रहण हुआ है। करीब 3000 ग्रामीणों का पुनर्वास करने का दावा है। कुछ साल के बाद जब आप जेवर एयरपोर्ट से किसी जहाज पर बैठिएगा तो इस तरह के उजड़े गांव और सूने आंगन को जरूर याद करिएगा और सोचिएगा कि विकास के लिए कैसे किसानों ने विस्थापन के दर्द को झेला है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुराने मकान गिरा दिए गए, लेकिन नए मकान अभी वो नहीं बना पाए हैं। लिहाजा कोई किराए पर तो कोई गिरे मकान में ही रह रहा है। बारिश में भीगते हैं यहाँ पे, और क्या करें, बारिश पड़ती थी यही जगह पड़े रहते थे, भीगते थे, बुखार हो गया, बीमार हो गए। पर यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि सामान्य छोड़ के जा नहीं सकते हम लोग। ये जेवर का इलाका है जहाँ उजड़े गांव वालों को बसाने की तैयारी चल रही है। आपने उजड़े रोही गांव की तस्वीर देखी थी और अब ये आप देखिए बनते रोही पॉकेट की तस्वीर। यहाँ हर तरफ सैकड़ों मकान बन रहे हैं। रोही गांव के धर्मेंद्र भी अपना मकान बना रहे हैं, लेकिन गांव से दादरी के पॉकेट में रहने का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है। में सब कुछ खुला था, अच्छा वातावरण था, खुला डुल्ला महसूस होता था। इधर हमको जैसे दड़बे में मुर्गी नहीं थी, मुर्गी ऐसे हमको महसूस हो रहा है। वहाँ बड़ा बड़ा घर था, पेड़ था, पानी था। अब यहाँ तो छोटा छोटा मकान बनाना पड़ रहा है। वहाँ तो जमीन इतनी थी हमारे पास, अगर 10 बच्चे भी हो जाते तो भी हमारा काम चलता रहता। पशु तो सब बेचने पड़ गए, यहाँ के लिए बिल्कुल मना है। बताओ क्या करेंगे, नौकरी चाकरी है नहीं कुछ। वो पशु से हमारा पालन पोषण होता, दूध बेचते थे, भैंस रखते थे। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है, लिहाजा सरकार भूमि पूजन करके जेवर एयरपोर्ट की चमकदार तस्वीर दिखाना चाहती है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2024 तक शुरू होना है, लिहाजा इस महीने के अंतिम सप्ताह में भूमि पूजन के लिए स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह से लेकर प्रशासनिक अमला रोज दौरे कर रहा है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और बहुत युद्ध स्तर पर कार्य जारी है कि जल्दी से एयरपोर्ट का भूमि पूजन करा दिया जाए। उसके लिए पीएमओ से उत्तर प्रदेश सरकार की वार्ता हुई थी, जिसमें टेंटेटिव डेट बताई गई थी कि 22 अगस्त से और 30 अगस्त के बीच में प्रधानमंत्री इस भूमि पूजन का समय दे सकते हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने से उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा और राजस्थान के लोगों को भी खासा फायदा होगा। लेकिन फिलहाल जो गांव उजड़े हैं, उनकी समस्याओं को दूर करना भी जरूरी है। जेवर से अरविंद उत्तम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।